Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the Delhi Hindu News and editorial analysis of 6 फरवरी 2026। तो दोस्तों आज है 6 फरवरी 2026 और डे है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल है। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम सबसे पहला आर्टिकल आज देखने वाले हैं, एक्सप्लोजेशन इन इलीगल मेघालय माइंस की 18। देखो मेघालय स्टेट में वहाँ पे 18 मजदूरों की मौत हो गई। किसमें? कोयले के खदानों में। अब कैसे मौत हो गई? ठीक है, वहाँ एक्सप्लोजेशन की वजह से मौत हो गया, वो कोयले खदान में। अब कैसे? देखो यहाँ जैसे हम लिखे हुए हैं अवैध रैट होल। अब ये रैट होल से कैसे मजदूर अंदर घुसते कोयले खदान में, इसको देखेंगे और क्या कंटेंट्स है और इसके लिए भारत सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने क्या विनियमन बनाया हुआ था कि कोयले खदान में एंट्री, उसका अवैध क्या कहता है हस्तांतरण, निकाल कर बेचना, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे कितना रिस्की होता है, जिसके कारण आज 18 मजदूरों की मौत हो गई। खबर में क्या है कि मेघालय जो कि ईस्ट जंतिया हिल्स जिला में पड़ता है, जहाँ पे ये कोल का माइंस है, सॉरी कोयला का खदान है, में एक अवैध रैट होल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिकों की मौत हो गई। अब रैट होल देखो कोयला खदान में होता है क्या, को वो विस्फोट करके ना क्या किया जाता है कि वहाँ से कोयला को विस्फोट करके फाड़ा जाता है, जिसके कारण कोयला बड़े बड़े टुकड़ों से थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा बनता है और उसको बाहर निकाल के लोडिंग गाड़ी पे व्हीकल पे लोडिंग करके उसको बाहर भेजा जाता है कोयले के खदान से। बट यहाँ पे हुआ था क्या कि रैट होल मतलब रैट से जैसे चूहा होल क्यों कैसे बनाता है, वैसे वहाँ के जो इलीगल माइनर्स हैं, इलीगल जो माइनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रैट होल बना के कोयले के खदान में एंट्री मार के और वो कोयला बाहर निकाल कर चोरी से बेचता है, अवैध रूप से बेचते हैं, जिसके कारण जब ये एक्सप्लोजेशन किया गया, कोयला खदान में विस्फोट किया गया, तो उसमें वो दब के मौत हो गई, 18 खनिकों की मौत हो गई, ठीक है। तो यह विस्फोट संभावित किस चीज़ से किया जाता है? विस्फोट डायनामाइट से किया जाता है विस्फोट, जो कि डायनामाइट बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ने के लिए जाना जाता है और जिससे मजदूर खनन के अंदर में फंस गए। यह घटना कहाँ हुई? मेघालय में। प्रतिबंध के बावजूद अवैध कोयला खनन लगातार बनी समस्या को उजागर करती है। यह घटना क्या उजागर करती है कि मेघालय में अवैध कोयला खनन से पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी उसमें लगातार खनन हो रहा था अवैध रूप से, जिसके कारण ये समस्या उजागर करती है। अब रैट होल खनन क्या है? ये क्या है रैट होल खनन जिसके कारण मौत हुई यहाँ पे? तो ये रैट होल खनन एक पुरानी और बेहद खतरनाक खनन पद्धति है, बहुत ही पुरानी खनन पद्धति है। कैसे? सरकारी 36 सुरंगें बनाती संकरी 36 सुरंगें बना के 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक, और मजदूर को क्या कहते हैं बैठा या तो रेंग कर कोयला निकालते हैं। जैसे रैट कैसे चूहा बनाता है, चूहा अपना बिल उसमें वो बाहर आना जाना करता है, वैसे ही आदमी जो मनुष्य होता है उसको 3 से 4 फीट का, वो मनुष्य होता है तो वो 4 से 5 फीट का वो ये संकरी क्षैतिज एकदम हॉरिजॉन्टल टाइप में बनाएंगे होल, और या तो सुरंग जिसमें उसमें वो बैठ बैठ कर वो नीचे जाएंगे, नीचे से कोयला उठा के बाहर, और या तो रेंग कर भी कोयला निकालते हैं और अवैध तरीके से ये कोयला निकालते हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर अवैज्ञानिक और सुरक्षित और बिना नियमन के, मतलब बिना नियमन क्या, इसमें नियम क्या होगा? जब यहाँ प्रतिबंध है कोयला अवैध कोयला निकालना, तो उसमें नियम और कानून क्या होगा? तो कानूनी प्रतिबंध क्या लगाया था? एनजीटी, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो एनजीटी ने 2014 में प्रतिबंध लगाया, सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। ये एनजीटी ने 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये अवैध कोयला इस तरह से नहीं निकाला जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट पर इस फैसला पे, एनजीटी के फैसले पे बरकरार रखा कि हाँ ये कोयला ऐसे नहीं निकलेगा, उसका एक पूरा प्रक्रिया होगा, सरकारी यंत्रों के द्वारा वो कोयला निकलेगा। बट वहाँ के आजीविक, वहाँ के मेघालय के पब्लिक ने, या तो वहाँ के लोगों ने आजीविका के लिए या तो पैसे के लिए तो वो कोयला निकाले रैट होल के थ्रू, 3 से 4 फीट गड्ढा करके, और उसमें उनकी मौत हो जा रही है, ठीक है। तो अवैध तरीके से निकाले गए कोयले पर परिवहन की रोक भी लगाई गई थी। जो अवैध तरीके से अगर कोयला निकलता है तो उस पर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो उसको परिवहन पर भी रोक लगाया गया, ठीक है। तो ये एक इलीगल तरह से ये ब्लैकिंग करके कोयला बेचते। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल हमारा क्या कहता है? देखो सेकेंड आर्टिकल कहता है
कि पोर्स्यूमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिप्स 92% इन 2024 से 2025। ये कहता है कि वर्ष 2024 से 2025 के दौरान वन उपज की सरकारी खरीद में लगभग 92% की भारी गिरावट की दर्ज की गई है। अब ये क्या होता है वन उपज, जो कि वनों में जनजाति रहते हैं ना, ट्राइब्स लोग, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कौन सा ट्राइब्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, ये तो घुमंतू होते हैं, और फिर भी वनों में ट्राइब्स जो रहते हैं तो उनका आजीविका, उनका जीवन यापन चलने के लिए वो वनों पर निर्भर रहते हैं, वो वनों पर आश्रित रहते हैं। तो वो वनों से क्या करते हैं कि जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, फिर हम वो आपका बीड़ी के पत्ते, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो अपनी जीविका को चलाते हैं। बट यहाँ पे क्या कहा गया कि वनों में जो वो सब चीज़ें वो बेच के अपना आजीविका, अपना जीवन यापन करते हैं, तो उस पर सरकार ने 92% की भारी गिरावट देखी गई है कि वहाँ से वनों से सामान खरीदा ही नहीं जा रहा है। तो उस पर एक आर्टिकल है। तो बैकग्राउंड में न्यूज में है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP होता है, मिनिमम सेल प्राइस, पर लघु वन उपज, देखो नाम क्या दिया है, लघु वन उपज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP की सरकारी खरीद जो सरकार खरीदता है वो 2024 से 25 में पिछले वर्ष 2023 से 24 की तुलना में लगभग 92% घट गई है। मतलब 92% घट गई है। वनों से कुछ खरीदा नहीं जा रहा है, तो वनों का सामान, तो वन में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, लोग हैं, जनजाति हैं, जाति हैं, तो उनका क्या हो रहा है, एक आजीविका पर असर पड़ रहा है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो सरकार के पास आदिवासी समुदायों से सुनिश्चित कीमत पर वन उपज खरीदने की व्यवस्था है, लेकिन इस साल वास्तविक खरीद से भारी गिरावट आई है। मतलब भारत सरकार क्या करती है कि आदिवासियों समुदाय से जो वनों में रहते हैं, वहाँ के वनों से काफ़ी भले भांति परिचित है, वहाँ पे कौन कौन से जड़ी बूटी यूज किया जा सकता है इंग्लिश दवाइयों में, ठीक है, तो उन सब आदिवासी समुदायों से भारत सरकार ने इस वर्ष 2024 से 25 वर्ष में 92% की गिरावट देखी। मतलब सरकार खरीद नहीं रही है। तो इसका उदाहरण जैसे देखो, लघु वन उपज जो है MFP का तात्पर्य है कि लकड़ी के अलावा अन्य वन से प्राप्त उत्पादों से, लकड़ी जो है ही है, उसका अन्य वन उत्पाद, अन्य वन तो जैसे तेंदुपत्ते जिससे बीड़ी बनने का उपयोग होता है, महुआ और फूल के बीज, फिर बांस, फिर साल बीज, फिर शहद जो वन में मिलते हैं, लख, ये लाख होता है, ये लकड़ी होता है, इमली, औषधि और जड़ी बूटी। तो इन सब चीज़ों को सरकार खरीद के क्या करती है, ये वन के जनजातीय लोगों को पैसे आती है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। लेकिन 2024 से 25 के बीच में क्या हुआ, 92% की गिरावट देखेगी। मतलब सरकार खरीद ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वन से रिलेटेड आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ये टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो देखो ये सेकेंड आर्टिकल में कहता है रीथिंकिंग बैटरी स्ट्रेटेजी इन इंडिया द केस ऑफ सोडियम इन टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है कि भारत में जो बैटरी का बनना होता है ना, तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, बैटरी रणनीति पे पुनर्विचार करना चाहिए, जो सोडियम आयन टेक्नोलॉजी पे जो आधारित है। तो खबर में है भारत को अपनी बैटरी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और केवल लिथियम आयन बैटरियों जैसे LIB, लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो क्या बनाना चाहिए, सोडियम आयन बैटरी भी बनाना चाहिए। अभी क्या चल रही है बैटरी EV में, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में ज़्यादा करके लिथियम की बैटरी चल रही कि नहीं। तो सरकार का कहना है कि ये स्ट्रैटेजी कहता है कि बैटरी कंपनी की कि हमें बैटरी रणनीति में ना सिर्फ एक ही चीज़ पर टिके नहीं रहना चाहिए। अगर वो चीज़ मान लो कल को कोलैप्स हो गई तो पूरा EV सेक्टर जाम हो जाएगा, बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो उसका एक अल्टरनेट भी रखना चाहिए। अभी लिथियम आयन चल रहा है तो उसके में सोडियम आयन बना लो, ठीक है। एक लिथियम आयन बैटरी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह सोडियम आयन बैटरी SIBI की तकनीक को रणनीतिक अधिक सुरक्षित और अधिक लचीले विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। लिथियम आयन जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है उस किसके कंपैरिजन में, सोडियम आयन के कंपैरिजन में। तो सोडियम आयन को यहाँ पे विशेष करके प्रमोट किया जा रहा है और उसको बनने पे जोर दिया जा रहा है। विशेषकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो एनर्जी सिक्योरिटी है और स्वच्छ ऊर्जा जो कि काफ़ी मोटो है, संक्रमण के लिए उपयोग होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकेंड आर्टिकल। आज के लिए इतना ही। आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसको मिलेंगे कल, और हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।